बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अपना लेक्चर स्टार्ट करना है। तो ये कंटिन्यूएशन है जो लास्ट हमने चीज़ ख़त्म की थी। तो आज हम बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो किसी भी बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल एलिमेंट का जो बेसिकली मतलब होता है वो स्केलेटन जो स्ट्रक्चर को सपोर्ट करे, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट बिल्डिंग का। तो स्ट्रक्चरल जो एलिमेंट्स होते हैं वो रेफर करते हैं टू द स्केलेटन दैट सपोर्ट्स द स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो बिल्डिंग्स के हैं उसके लिए स्पेशल जो है एक्सपर्टीज रिक्वायर होती है इंजीनियर की, ठीक है। स्पेसिफिक जो भी इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज है इसके लिए रिक्वायर होती है। कोई ले मैन या कोई एक आम आदमी जो है ना वो उसको डील नहीं कर सकता स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को, ठीक है। सो हम इस तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो पार्ट होते हैं बिल्डिंग के जो कि अपना वेट कैरी करते हैं, ठीक है। सो द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग दैट कैरी इट्स वेट, वो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ दैट बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनको हम स्ट्रक्चर एलिमेंट्स कह सकते हैं। उनमें से जो एक पार्ट है फाउंडेशन, लाइक ये फुटिंग, ठीक है, ये स्ट्रक्चर एलिमेंट है बिल्डिंग का। दे कैरी बेसिकली ईच ऑफ देम कैरी इट्स ओन वेट and it is the skeleton that support the structure. So column is that skeleton that support the structure, footing है, foundation है, इसके अलावा लोड बेरिंग वॉल्स हैं, ठीक है, कर्टन वॉल्स हैं, ये एक्सटीरियर वॉल्स जो कर्टन वॉल्स हैं। कर्टन वॉल्स बेसिकली जो है वो एल्यूमिनियम फ्रेम भी हो सकती हैं, मेटल पैनल्स की भी हो सकती हैं, ठीक है, थिन स्टोन्स की भी हो सकती हैं। और इसमें जो है बेसिकली इनफिल ऑफ ग्लास भी हो सकता है। बेसिकली इनफिल वॉल्स भी ग्लास की प्रोवाइड की जा सकती हैं। इनफिल वॉल्स पे बात करते हैं आगे। सो जो कर्टन वॉल्स होती हैं बेसिकली ये एक्सटीरियर पार्ट ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग का एक्सटीरियर पोर्शन होता है ना उसमें हम प्लेस करते हैं, ठीक है, ताकि बिल्डिंग्स को जो आउटसाइड एलिमेंट्स हैं उनसे प्रोटेक्ट किया जा सके। अब आउटसाइड एलिमेंट्स बिल्डिंग के कौन से हो सकते हैं, लाइक वेदर, ठीक है, वेदर से बिल्डिंग को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये जो कर्टन वॉल है ये फ्लोर का या रूफ का लोड नहीं कैरी करती, ठीक है। इट डज नॉट कैरी द फ्लोर और रूफ लोड्स ऑन द बिल्डिंग। सो ये एल्यूमिनियम फ्रेम्ड वॉल भी हो सकती है, मेटल पैनल्स भी हो सकते हैं, थिन स्टोन भी हो सकता है, या फिर इनफिल ऑफ ग्लास भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा बीम हो गया, बीम इज आल्सो अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट। फ्लोर है, रूफ है, फ्लोर है, ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है बिल्डिंग के। और इन्हें स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में क्यों कह रहा हूँ या इनको स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये दे कैरी देयर ओन वेट, all these elements, and they are the skeleton that support the structure, that's why they are known as structural element। और इसके लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एलिमेंट को डील करने के लिए। अब बात करते हैं हम नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो हर वो चीज जो कि बिल्डिंग में स्ट्रक्चर एलिमेंट के अलावा होती है, ठीक है, एवरीथिंग इन और ओन अ बिल्डिंग अदर देन द स्ट्रक्चरल एलिमेंट, उसको हम कहते हैं नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट। अब स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो हमने पहले बात की, जब स्ट्रक्चरल एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट फेल हो जाए तो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है। कॉलम फेल हो गए बिल्डिंग गिर जाएगी, बीम्स फेल कर गई बिल्डिंग डैमेज हो जाएगी, स्लैब है, रूफ है, कोई भी एलिमेंट कोलैप्स हो तो बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स कर जाती है, कोई भी एलिमेंट अगर जो है फेल कर जाए। नॉन स्ट्रक्चर एलिमेंट्स मैंने बात की कि नॉन स्ट्रक्चर एलिमेंट हर वो स्ट्रक्चर एलिमेंट है जो कि विच इज इन आवर ओन अ बिल्डिंग अदर देन द स्ट्रक्चर एलिमेंट। लेकिन नॉन स्ट्रक्चर एलिमेंट के फेल करने से बिल्डिंग फेल नहीं होती, ठीक है। और जिस स्ट्रक्चरल एलिमेंट के फेल करने से बिल्डिंग फेल हो जाती है, बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, नॉन स्ट्रक्चर एलिमेंट अगर फेल होता है तो उससे बिल्डिंग कोलैप्स नहीं करती। अब नॉन स्ट्रक्चर एलिमेंट जो है उसके लिए किसी स्पेशल स्ट्रक्चरल इंजीनियर की एक्सपर्टीज रिक्वायर नहीं होती, कोई डिजाइन स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नहीं चाहिए होता, जिसका स्ट्रक्चर एलिमेंट के लिए एक एक्सपर्टीज चाहिए होती है स्ट्रक्चरल इंजीनियर की, ठीक है। इन एलिमेंट्स के लिए स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है वो डिजाइन नहीं करता, ठीक है। और इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नॉन स्ट्रक्चर एलिमेंट्स में, वो जो आर्किटेक्ट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट में क्या क्या आता है, आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चरल एलिमेंट इज द पार्ट ऑफ नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट। सो आर्किटेक्चरल जो एलिमेंट है उसमें क्या क्या आ सकते हैं, क्लैडिंग पैनल्स है, वॉल क्लैडिंग जो होती है। वॉल क्लैडिंग बेसिकली बिल्डिंग का जो एक्सटीरियर पार्ट होता है जो कि
डिफरेंट मटेरियल्स, पैनल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स यूज होते हैं उसमें, ठीक है। सो द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ बिल्डिंग जो कवर्ड होती है विद द पैनल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स को हम वॉल क्लैडिंग कहते हैं। तो जो मोस्ट अफोर्डेबल वॉल क्लैडिंग है वो बेसिकली विनाइल क्लैडिंग होती है, यूपीवीसी क्लैडिंग होती है, मोस्ट अफोर्डेबल क्लैडिंग। तो जो यूपीवीसी क्लैडिंग है उसको हम प्लास्टिक वॉल क्लैडिंग भी कहते हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ यूपीवीसी क्लैडिंग की, तो यूपीवीसी क्लैडिंग को प्लास्टिक वॉल क्लैडिंग भी कहते हैं। तो ये जो है ये याद रखना है, ठीक है। तो आर्किटेक्चरल एलिमेंट का जो पहला एलिमेंट था आर्किटेक्चरल एलिमेंट में वो था क्लैडिंग पैनल्स। इसके अलावा सीलिंग जो इंटीरियर सरफेस, अपर इंटीरियर सरफेस होता है रूम का, उसको कहते हैं। तो सीलिंग भी क्या है, नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। और नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट में क्या है, आर्किटेक्चरल एलिमेंट है। इसके अलावा ग्लेजिंग कहते हैं वॉल या विंडो का पार्ट जो कि ग्लास का बना होता है, ठीक है। सो ग्लेजिंग इज अ पार्ट ऑफ वॉल और विंडो विच इज मेड ऑफ ग्लास। इसके अलावा पार्टीशन वॉल्स जो होती हैं वो नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स होती हैं, लोड बेयर नहीं करती, जस्ट जो है वो सेपरेट करती हैं स्पेस जो होती है बिल्डिंग में उसको, ठीक है। तो जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है जिसमें बिल्डिंग कॉलम और बीम्स की मदद से जो लोड बेयर करती है, उसमें जो पार्टीशनिंग की जाती है स्पेस को पार्टीशन देने के लिए, जो स्पेस है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज आपने एक बड़ा हॉल है, उसको डिवाइड करना है, उसको पार्टीशन देनी है, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो पार्टीशन वॉल जो है वो नॉन लोड बेयरिंग वॉल होती है। इसके अलावा मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में आपके जो है वो एलिवेटर्स, ये जो आपकी यूनिवर्सिटी में भी है, ठीक है, ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में आ जाती है, ठीक है। ये भी क्या है, नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट है, ये नॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, और उसमें मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट का। इसके अलावा बॉयलर बेसिकली एक क्लोज वेसल होती है जिसमें फ्लूइड को हीट किया जाता है, ठीक है। सो इन बॉयलर द फ्लूइड इज हीटेड इन अ क्लोज्ड वेसल। बेसिकली वो जो क्लोज्ड वेसल होती है जिसमें फ्लूइड को हीट किया जाए उसे हम कहते हैं बॉयलर जो है वो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ठीक है। और ये क्या है, नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट है बिल्डिंग का। तो इनके फेल करने से बिल्डिंग कोलैप्स नहीं करती। इस तरह जो कमर्शियल बिल्डिंग है उसमें जो बॉयलर्स हैं वो हीट प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग में, ठीक है। जो बिल्डिंग में अक्सर आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हो या किसी कमर्शियल बिल्डिंग में जाते हो, वहाँ पे जो हीट प्रोवाइड की जाती है वो बॉयलर्स की हेल्प से प्रोवाइड की जाती है। इस तरह प्लम्बिंग में ये आपके ड्रेन पाइप्स हो गए, ड्रेन ट्रैप्स हो गए, ड्रेन वेंट्स जो होती हैं, टैंक्स, वेल्व्स, जो प्लम्बिंग फिक्चर्स हैं ये होते हैं, ठीक है। तो प्लम्बिंग बेसिकली उस सिस्टम को कहते हैं जो कि फ्लूइड को जो है कन्वे करता है फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। इसकी एप्लीकेशन बहुत वाइडर रेंज की हो सकती है, ठीक है। तो जितने भी प्लम्बिंग फिक्चर्स हैं आपके, मैंने बताया वेल्व्स, टैंक्स, ड्रेन वेंट है, ड्रेन पाइप है, ड्रेन ट्रैप्स, इनको हम प्लम्बिंग कहते हैं। तो ये क्या था, ये मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स थे। और ये किसका पार्ट है, बिल्डिंग की नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं बिल्डिंग के। इसके अलावा जो एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट की मैंने बात की, ठीक है, एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट जो ह्यूमिडिटी होती है एयर की, उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। दे रिड्यूसेस द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। अच्छा, इसके अलावा मैकेनिकल कंपोनेंट्स और कौन कौन से हो सकते हैं, पाइप्स हैं, मोटर्स हैं, पंप्स हैं, फैंस, ठीक है। जो फैन है ये क्या, बिल्डिंग के नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, इनके फेल होने से बिल्डिंग कोलैप्स नहीं करती, ठीक है। इसके अलावा बिल्डिंग कंटेंट्स, तीसरा जो नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। बिल्डिंग कंटेंट्स में आपके जो बुक केसेस हैं जिनमें बुक्स वगैरह आप रखते हो, ऑफिस इक्विपमेंट, अगर कोई ऑफिस वगैरह है तो उसका जो इक्विपमेंट है, रेफ्रिजरेटर जो है वो बिल्डिंग कंटेंट में आता है, ठीक है। एवरीथिंग एल्स जो बिल्डिंग बेसिकली कैरी करती है उसको हम कहते हैं बिल्डिंग कंटेंट। तो ये सारे का ये नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, इनके फेल करने से बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स नहीं करती। लेकिन इसी तरह फसाद, एक चीज होती है फसाद भी जो है वो नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, ठीक है। फसाद बेसिकली जो फ्रंट होता है ना बिल्डिंग का, जो कि ओपन स्ट्रीट की तरफ फेस कर रहा होता है या कोई ओपन स्पेस की तरफ जो फ्रंट होता है बिल्डिंग का, उसको उस फ्रंट को हम कहते हैं फसाद भी जो है वो बिल्डिंग का नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, ठीक है। इसके अलावा विंडोज, और क्या नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट हो सकते हैं, ये लाइटिंग फिक्चर्स है, लाइट फिक्चर्स है, चिमनीज, विंडोज, ये सारे नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है बिल्डिंग। इसके अलावा दो कंपोनेंट ऐसे हैं नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो कि बेसिकली हैं तो नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट बिल्डिंग के एलिमेंट, लेकिन मैंने जैसे बात की स्टार्ट में कि नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट के
फेल करने से बिल्डिंग कोलैप्स नहीं करती, लेकिन दो कंपोनेंट ऐसे हैं जिनका इफेक्ट होता है, ठीक है, जो कि डैमेज करते हैं बिल्डिंग को। वो दो नॉन स्ट्रक्चर एलिमेंट कौन से हैं, याद रखना है, इनफिल वॉल्स एंड स्टेयरकेस। तो इनफिल वॉल क्या होती है, इसको हम देखते हैं, और स्टेयर केस से तो हर बंदा फैमिलियर है। तो स्टेयर केस एंड इनफिल वॉल्स आर दोज टू नॉन स्ट्रक्चर एलिमेंट्स जो कि ग्लोबल डैमेज करते हैं बिल्डिंग को। लोकल डैमेज के अलावा कुछ लोकलाइज डैमेज नहीं करते, ओवरऑल ग्लोबल डैमेज कॉज करते हैं। और ये जो भी उस विसिनिटी में लोग हैं उसके लिए हैजर्डस हो सकते हैं अगर ये दो कंपोनेंट बिल्डिंग के फेल कर जाए। कौन कौन से, इनफिल वॉल्स एंड स्टेयर केसेस। जैसे अभी मैंने बात की बिल्डिंग के नॉन स्ट्रक्चर एलिमेंट्स में, वही मैंने बात की, ये जितने भी आपकी इस फिगर में शो हुए हैं, यूटिलिटी मैकेनिकल इक्विपमेंट है, आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स हैं, या बिल्डिंग कंटेंट्स हैं, ठीक है, लाइक ये ऑफिस इक्विपमेंट है, ये टेबल है, यहाँ पे ये बुक केस वगैरह, इसके अलावा बॉयलर है, इस तरह डिफरेंट स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स हैं, क्लैडिंग है, ठीक है, ये सारे नॉन स्ट्रक्चर एलिमेंट हैं, ठीक है। तो ये स्टेयर इज आल्सो अ नॉन स्ट्रक्चर एलिमेंट। इनफिल वॉल क्या है उसको हम देखते हैं, उसकी हम बात करते हैं कि इनफिल वॉल क्या है। इनफिल वॉल क्या थी, इट इज अ नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द बिल्डिंग। तो इनफिल वॉल का क्या कॉन्सेप्ट है, इनफिल वॉल जो है, पहली बात तो ये कि जो नॉन स्ट्रक्चरल वॉल होती है, ठीक है, नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट में बता चुका हूँ क्या होता है। तो इनफिल वॉल जो है हमेशा बिटवीन कॉलम्स, ये जो कॉलम, ये एक कॉलम, ये एक कॉलम, इसके दरमियान ये जो वॉल है, ये जो वॉल है, ये जो वॉल है, ये जो वॉल है, ये इनफिल वॉल है, ठीक है। So infill walls are non-structure walls which is basically constructed between columns. अच्छा, और इनफिल वॉल जो होती है वो सपोर्टेड वॉल होती है, जो कि बिल्डिंग के पेरीमीटर को क्लोज करती है। ये जो पेरीमीटर है बिल्डिंग का, ये साइड से यहाँ पे ये इस पेरीमीटर को क्या करेगी, क्लोज करेगी इनफिल वॉल। सो इट इज द सपोर्टेड वॉल दैट क्लोजेस द पेरीमीटर ऑफ द बिल्डिंग। कौन सी बिल्डिंग, विच इज कंस्ट्रक्टेड विद 3D फ्रेम स्ट्रक्चर। 3D फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर, ये फ्रेम है ना, फ्रेम वर्क है बेसिकली, कॉलम बीम स्ट्रक्चर को हम फ्रेम स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है उसमें जो बिल्डिंग के पेरीमीटर को जो चीज क्लोज करती है वो इनफिल वॉल है, और ये बिटवीन कॉलम्स प्रोवाइड की जाती है एक्सटीरियर, बिल्डिंग के एक्सटीरियर साइड पे, ठीक है। और ये नॉन लोड बेरिंग वॉल होती है, ये याद रखना, ये लोड कैरी नहीं करती वॉल, लोड ये बीम और कॉलम कैरी कर रहा है। ये वॉल जस्ट क्या है, एक्सटीरियर बिल्डिंग के पेरीमीटर को क्लोज कर रही है, एंड इट इज अ नॉन लोड बेरिंग वॉल। लेकिन लोड को बेयर नहीं करती, लेकिन इस वॉल, ये वॉल किस चीज को रेजिस्ट करती है, जो विंड लोड होता है। विंड लोड यूं लेटरल लोड होगा इस तरह करके, लेटरल लग रहा होगा इस डायरेक्शन ऐसे, ठीक है। तो जो विंड लोड है, लेटरल लोड है, ठीक है, जो कि यूं लेटरल डायरेक्शन में लग रहा है, अगर विंड की डायरेक्शन यूं है, ठीक है, तो ये विंड लोड को रेजिस्ट करती है नॉन लोड बेरिंग वॉल। ये जो कॉलम और जो ऊपर वेट है बिल्डिंग का, उसको तो नहीं कैरी करेगी, जस्ट ये जो है बिल्डिंग के पेरीमीटर को क्लोज करे, लेकिन ये जो विंड लोड होता है उसको रेजिस्ट करती है, ठीक है। अब विंड लोड लेटरल लोड होता है, ठीक है, जो कि फसाद, जाहिर है फसाद जो इन फ्रंट होता है बिल्डिंग का, फ्रंट ही विंड लोड को बेयर करता है ना, क्योंकि विंड की डायरेक्शन, लेट्स सपोज बिल्डिंग का जो फ्रंट है, जो फसाद है फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, जो कि उसको रेजिस्ट करता है विंड लोड को, ठीक है, जो कि दैट फेसेस टू द ओपन स्पेस, ठीक है। इसके अलावा अपने वेट को भी जो है वो सपोर्ट करती है इनफिल वॉल। इनफिल वॉल दो चीजों को सपोर्ट करती है, एक तो अपने वेट को सपोर्ट करती है, इट्स सपोर्ट इट्स ओन वेट, इसके अलावा रेजिस्ट करती है लेटरल लोड को, जो विंड लोड होता है इनफिल वॉल उसको रेजिस्ट करती है। लेकिन ये नॉन लोड बेरिंग वॉल है, ऊपर जो कॉलम बीम, जो ऊपर लोड आ रहा है स्लैब से बीम में, बीम से इस कॉलम में, ठीक है, तो वो जो बीम टू वॉल लोड ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि ये नॉन लोड बेरिंग वॉल है, लेकिन ये विंड लोड को रेजिस्ट करती है, और इसके अलावा अपने वेट को जो है वो भी सपोर्ट करती है। तो ये इनफिल वॉल है, ठीक है। इनफिल वॉल क्या है, नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। अब ये जो यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या होती हैं इनफिल वॉल्स की, जो प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इनफिल वॉल। अच्छा, सबसे पहले तो जो इनफिल वॉल होती है वो बिल्डिंग के नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन को कम करती है, ठीक है। अब नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन में पिछले लेक्चर्स में डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है, जो आपका नेचुरल पीरियड होता है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस क्या होता है। तो इनफिल वॉल की वजह से जो नेचुरल पीरियड है वाइब्रेशन का, नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन बेसिकली मूवमेंट पैटर्न जो कि किसी भी बिल्डिंग में नेचुरली अकर होता है, ठीक है, जो कि
ग्राउंड शेकिंग की वजह से जो बिल्डिंग मोशन में आती है, ठीक है। तो इट इज द मूवमेंट पैटर्न दैट अकर्स नेचुरली इन द स्ट्रक्चर दैट हैव बीन सेट इन मोशन बाय द शेकिंग ऑफ ग्राउंड। अब ग्राउंड शेक किस वजह से करेगा? अर्थक्वेक की वजह से करेगा। अर्थक्वेक की वजह से क्या होगा? बिल्डिंग में मोशन क्रिएट होगी, ठीक है। जो मूवमेंट पैटर्न होगा उसको हम कहेंगे पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। तो इनफिल वॉल इस पीरियड ऑफ वाइब्रेशन को रिड्यूस करती है, ठीक है। तो अब इस नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन जब रिड्यूस होगी तो इसमें जो इनर्शियल फोर्सेस होंगी, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला प्रॉब्लम ये है कि इनफिल वॉल की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ जाती है और इनर्शियल फोर्सेस बढ़ जाती हैं। वो क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि बिल्डिंग का जो पीरियड ऑफ वाइब्रेशन है वो कम हो जाता है। तो पहला प्रॉब्लम जो इनफिल वॉल से रिलेटेड था वो ये था। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है इनफिल वॉल से रिलेटेड? दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो एक फ्रेम है, ठीक है। अब फ्रेम में क्या होगा? वो साइड वे डिफ्लेक्ट करेगा जब उसमें लेटरल लोड अप्लाई होगा ना। फ्रेम फ्लेक्सिबल जो स्ट्रक्चर होता है, अब फ्लेक्सिबल अगर स्ट्रक्चर है तो वो क्या होता है? जब उसमें लेटरल लोड अप्लाई होता है वो साइड वेज जो है ना डिफ्लेक्शन होती है उसमें। जैसे कि ये, ठीक है, ये फ्रेम सीधा था, इसमें साइड वेज डिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। ये लेट्स सपोज फ्रेम यूं करके सीधा था तो उसमें यूं साइड वेज क्या हो रहा है? साइड की तरफ लेटरल साइड पे डिफ्लेक्शन हो रही है। तो अब इनफिल वॉल क्या करती है? इस डिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करती है। जब आप इनफिल वॉल प्रोवाइड कर देते हो उस फ्रेम के टेरिटरी में, उसकी विसिनिटी में, ठीक है, बिटवीन दैट टू कॉलम्स, तो वो जो फ्री डिफ्लेक्शन होती है, फ्रीली डिफ्लेक्टिंग साइडवेज, ठीक है, उसको वो प्रिवेंट करती है। तो जिसकी वजह से इनफिल वॉल जो है वो क्या करती है? उसमें डैमेज आ जाता है और इसकी वजह से जो सराउंडिंग फ्रेम होता है, उसके साथ वाला फ्रेम होता है, वो भी डैमेज कर देता है। मतलब यहाँ पे इनफिल वॉल जब मैंने प्रोवाइड कर दी इस जगह पे, ये जो इसने अर्थक्वेक की वजह से जो लेटरल लोड इसमें एग्जर्ट हो रहा था उसको वो क्या करेगी? प्रिवेंट करेगी, उसको डिफ्लेक्ट नहीं होने देगी। उसकी डिफ्लेक्शन ना होने की वजह से इनफिल वॉल क्या हो जाएगी? डैमेज होगी तो नेक्स्ट जो आपका कॉलम होगा उसके साथ, या नेक्स्ट जो भी एलिमेंट होगा स्ट्रक्चरल, उसको वो डैमेज करेगी, ठीक है। तो इनफिल वॉल के दो प्रॉब्लम्स हैं कि एक तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज होती है, इनर्शियल फोर्सेस बढ़ती हैं क्योंकि नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। और दूसरा ये है कि जो साइड वे डिफ्लेक्शन होती है, जो फ्रीली डिफ्लेक्टिंग साइड वेज है, मतलब जो फ्रेम स्ट्रक्चर में जो कॉलम, जो फ्रेम स्ट्रक्चर है उसने डिफ्लेक्ट करना था लेटरल लोड की वजह से, वो इनफिल वॉल उसको प्रिवेंट करती है, उसको रेजिस्ट करती है उस डिफ्लेक्शन को। उसकी वजह से क्या होती है? इनफिल वॉल जो है वो ज़ाहिर है वो चीज़ रेजिस्ट करेगी तो डैमेज आएगा। जब वो डैमेज होगी तो जो सराउंडिंग फ्रेम होगा, ठीक है, लेट्स सपोज ये यहाँ पे ये डैमेज आया इनफिल वॉल में, तो इसका जो सराउंडिंग फ्रेम है वो भी डैमेज होगा। तो इस वजह से क्या होगा? बिल्डिंग कोलैप्स भी कर सकती है। तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं इनफिल वॉल से रिलेटेड। अब सोल्यूशन क्या है इन प्रॉब्लम्स का? अब सोल्यूशन, सबसे पहली बात कि जो पहला पहला मसला था कि इनफिल वॉल की वजह से एक्सेलरेशन बढ़ जाती है, इनर्शियल फोर्सेस बढ़ जाती हैं, ठीक है। उसका सोल्यूशन ये है कि आप जो है कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन करो, ठीक है। कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन की जाए। अब कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन क्या है? अब एक होता है फ्रेम स्ट्रक्चर, जो अभी नॉर्मली मैंने बात की कि कॉलम और बीम सपोर्टेड जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। कन्फाइंड मेसनरी स्ट्रक्चर क्या होता है? कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन जो होती है उसमें जो मेसनरी वॉल्स होती हैं वो पहले बनाई जाती हैं, कॉलम और बीम जो है वो बाद में उसको बेसिकली बनाए जाते हैं, ठीक है। जो मेसनरी वॉल्स आर बिल्ट बिफोर द रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम्स और बीम्स, ठीक है। पहले हम वॉल्स बनाते हैं, यूं वॉल्स बनाएंगे, वॉल्स के बाद यहाँ पे हम कॉलम और बीम बनाते हैं। इससे ये होता है कि जो मेसनरी वॉल्स हैं वो कन्फाइन हो जाती हैं, ठीक है, और एक यूनिट बन जाती है, इट बिकम वन यूनिट। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन, कि पहले आपकी मेसनरी वॉल बनेगी। और ये रिसेंटली मतलब बहुत अरसे से यूज हो रहा है ये कॉन्सेप्ट। पहले मेसनरी वॉल बनाई जाती है, उसके बाद बीम और कॉलम ले किए जाते हैं। इससे ये होता है कि एक यूनिट बन जाता है, जो मेसनरी वॉल है वो कन्फाइन हो जाती है एंड बिकम्स वन यूनिट। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन है कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन, ये अप टू 6 स्टोरीज बिल्डिंग के लिए क्या कहते हैं सक्सेसफुल है, ठीक है। सो कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन जो सक्सेसफुल है ये कॉन्सेप्ट, वो अप टू 6 स्टोरी बिल्डिंग, 6 स्टोरी से ज़्यादा के लिए कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल नहीं। अगर 6 स्टोरी तक हाइट है बिल्डिंग की तो हम कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन करने से क्या होगा? पहला हमारा जो मसला था कि इनफिल वॉल की वजह से जो फ्रीक्वेंसी नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन रिड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन बढ़ रही है और इनर्शियल फोर्सेस बढ़ रही हैं, उनको हम
बेसिकली उनको ओवरकम कर सकते हैं। तो कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये है कि जो स्ट्रेंथ कॉलम और बीम बेसिकली प्रोवाइड करेंगे वो मेसनरी वॉल भी एक 1 यूनिट बन जाएगा। जो सेकंड प्रॉब्लम था कि जो आपका फ्रेम है, लेट्स सपोज ये फ्रेम स्ट्रक्चर है, ये कॉलम 2 कॉलम बीम इस तरह नेक्स्ट, तो ये जो फ्रेम स्ट्रक्चर है, ठीक है, फ्रेम स्ट्रक्चर जो है वो अब लेटरल लोड की वजह से उसने डिफ्लेक्ट करना है, ज़ाहिर है लेटरल लोड यूं करके इस पर लेटरल लोड अप्लाई होगा तो वो यूं करके डिफ्लेक्ट करेगा, साइड वेव मूवमेंट होगी, उसमें डिफ्लेक्शन होगी। अब इनफिल वॉल क्या कर रही थी, इनफिल वॉल जो है वो इसको प्रिवेंट कर रही थी, जिसकी वजह से इनफिल वॉल डैमेज हो रही थी, और जो जब उसको स्पेस नहीं मिल रही थी फ्रेम को डिफ्लेक्ट होने की, तो वो ऑब्वियसली क्या करेगा, कोई ना कोई रिएक्शन करेगा, रिएक्शन की वजह से इनफिल वॉल डैमेज हो रही थी, जो साथ वाला फ्रेम था उसकी वजह से वो डैमेज हो रहा था। तो सेकंड सोल्यूशन ये है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होना चाहिए इट मस्ट बी स्टिफर देन इनफिल वॉल, ठीक है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसकी स्ट्रेंथ इनफिल वॉल से बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो इसकी वजह से ये होगा कि जो साइज्मिक फोर्सेस होगी, जो लेटरल लोड होगा वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जाहिर है जब स्ट्रेंथ ज्यादा होगी फ्रेम की, जो कॉलम्स हैं जो बीम्स हैं, तो जो लेटरल मूवमेंट होगी वो लेटरल मूवमेंट ऑब्वियसली उसको रेजिस्ट करेगा, वो कॉलम या बीम जब वो रेजिस्ट करेगा तो उसकी वजह से जो है साइड वे डिफ्लेक्शन नहीं होगी, जब साइड वे डिफ्लेक्शन नहीं होगी तो ऑब्वियसली इनफिल वॉल डैमेज नहीं होगी। तो सेकंड सॉल्यूशन है वो ये है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इट मस्ट बी स्टिफर देन इनफिल वॉल, ठीक है, दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये स्टिफर होना चाहिए कि जब इसमें यूं लेटरल लोड आए तो वो उसको बेयर करे, रेजिस्ट करे, उसमें डिफ्लेक्शन ना हो, ठीक है। अदरवाइज अगर वो इतना स्टिफ नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन होगी, जब डिफ्लेक्शन होगी उसको जगह नहीं मिलेगी इस फ्रेम को, इस कॉलम को कि वो डिफ्लेक्ट करे, जब जगह नहीं मिलेगी, आगे इनफिल वॉल है तो इनफिल वॉल डैमेज होगी, उस पर बेसिकली फोर्स एक्सर्ट होगी, उस पर ज़्यादा फोर्स आएगी, जब इनफिल वॉल डैमेज होगी तो उसमें साथ वाला फ्रेम डैमेज हो जाएगा। तो आपका इसका हल ये है कि जो आपका जो ये फ्रेम है इसको इतना स्टिफर करो इनफिल वॉल से कि ये अट्रैक्ट ही ना करें इस लेटरल फोर्स को, जब वो अट्रैक्ट नहीं करेगी तो ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन नहीं होगी, जब डिफ्लेक्शन नहीं होगी तो आपका जो लोड है, जो लेटरल फोर्स है, लोड है, वो कैरी नहीं होगा इनफिल वॉल की तरफ, तो वो डैमेज नहीं होगी, जब वो डैमेज नहीं होगी तो स्ट्रक्चर क्या है, कोलैप्स नहीं करेगा। तो ये दो प्रॉब्लम्स थी इनफिल वॉल की और ये दो सोल्यूशन थे उसके, ठीक है। ये आपकी जो है कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन है। कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है जी, पहले आपने ये वॉल बिल्ड की, उसके बाद कॉलम और बीम जो है इसको आपने ले किया, ठीक है। तो कन्फाइंड मैं बता चुका हूँ मेसनरी कंस्ट्रक्शन में जो मेसनरी वॉल है वो कन्फाइन होगी, देखो इसके अंदर ये कन्फाइन होगी मेसनरी वॉल और एक यूनिट बन गया, ठीक है। ये जो मेसनरी वॉल है ये कन्फाइन होगी इसके अंदर, ठीक है, और एक यूनिट बन गया, ठीक है। और ये हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर था, फ्रेम स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन हो रही है लेकिन जो आपकी कन्फाइंड मेसनरी वॉल है उसमें आपकी जो है वो रिजिड मैस बनेगा, वो एक 1 यूनिट बनेगा, रिजिडली एक्ट करेगा, तो उसमें साइड वे डिफ्लेक्शन नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि फ्रेम स्ट्रक्चर में साइड वे डिफ्लेक्शन हो रही थी लेटरल लोड की वजह से, जैसे कि यहाँ पे हो रही है, ठीक है, कोई लेटरल लोड अप्लाई हुआ उस फ्रेम में साइड वेज डिफ्लेक्शन हुई, ठीक है। तो जो कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन है वो क्या करेगी, वो कन्फाइन करेगी मेसनरी वॉल को एक यूनिट में, और जिसकी वजह से वो एज अ रिजिड बॉडी एक्ट करेगा, और जो फ्रेम स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल, एज अ फ्लेक्सिबल बॉडी एक्ट करता है, फ्लेक्सिबल है ना तभी उसमें डिफ्लेक्शन हो रही है, ये रिजिड है तो इसमें डिफ्लेक्शन नहीं हो रही, ठीक है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबल है तो इसलिए इसमें साइड वे डिफ्लेक्शन हो रही है, तो फ्रेम स्ट्रक्चर और इसमें ये फर्क था, ठीक है। तो दोबारा मैं बता दूं फ्लेक्सिबल सिस्टम क्या होता है, फ्रेम स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल सिस्टम वो सिस्टम है जो कि लोड को बेयर करता है कॉलम और बीम की मदद से, ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल सिस्टम। क्या, अ सिस्टम विच बेयर लोड विच रेजिस्ट लोड ओनली विद कॉलम्स एंड बीम्स, उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल सिस्टम। और कन्फाइंड मेसनरी क्या होती है, इसमें जो वॉल है वो कैरी करती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को, ये जहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस या वर्टिकल फोर्सेस आ रही होंगी ये वॉल कैरी करेगी इसमें उन फोर्सेस को, ठीक है, और एक रिजिड कंस्ट्रक्शन सिस्टम बनाएगी, ठीक है। तो रिजिड कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जो मेसनरी वॉल होती है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लोड को कैरी करती है,
ठीक है। और फ्लेक्सिबल सिस्टम यानी जो फ्रेम स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, उसमें जो लोड है वो कॉलम और बीम कैरी करता है। ठीक है, ये डिफरेंस है बिटवीन रिजिड सिस्टम कंस्ट्रक्शन सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल कंस्ट्रक्शन सिस्टम। ठीक है, फ्लेक्सिबल कंस्ट्रक्शन सिस्टम में लोड को कॉलम और बीम कैरी करेंगे और वो उसको हम कहेंगे फ्लेक्सिबल सिस्टम। लेकिन रिजिड कंस्ट्रक्शन सिस्टम में जो लोड है वो वर्टिकल लोड और हॉरिजॉन्टल लोड जो है वो कौन कैरी करेगा, वो मेजनरी कंफाइंड मेजनरी कैरी करेगी। ये जो कंफाइंड मेजनरी ओवरऑल, क्योंकि ये ओवरऑल एक यूनिट बन गया, तो ओवरऑल ये जो कंफाइंड मेजनरी है, ठीक है, जिसमें मेजनरी वॉल को पहले बिल्ड किया गया उसके बाद जो कॉलम और बीम को ले किया गया। ठीक है, तो ये एज अ वन यूनिट जो है ये क्या करेगी, उसको लोड को हॉरिजॉन्टल को और वर्टिकल को रेजिस्ट करेगी, जिसकी वजह से इसमें रिजिडिटी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, साइड वेज डिफ्लेक्शन नहीं होगी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह है कि साइड वे मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिजिड कंस्ट्रक्शन एंड फ्लेक्सिबल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये जी अब जो इनफिल वॉल होती है, मैंने बताया था ये इनफिल वॉल, ये ठीक है, दो कॉलम्स के बीच में। ठीक है, अब लेट्स सपोज इनफिल वॉल है, मैंने बताया कि फ्रेम डिफ्लेक्ट करेगा। फ्लेक्सिबल जो फ्रेम है, फ्लेक्सिबल सिस्टम में फ्रेम में क्या होगी, साइड वे डिफ्लेक्शन होगी। जब साइड वे डिफ्लेक्शन होगी ना, तो फ्लेक्सिबल वॉल क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो इसका हल ये है कि एक सेपरेशन होनी चाहिए फ्रेम में। जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये जो फ्रेम है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर और ये जो इनफिल वॉल है, इसमें गैप होना चाहिए। ठीक है, जिससे ये गैप प्रोवाइड किया गया, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है। ठीक है, देयर मस्ट बी सेपरेशन बिटवीन इनफिल वॉल, ये इनफिल वॉल है। ठीक है, गैप होना चाहिए इस इनफिल वॉल में और इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में। ठीक है, जो फ्रेम स्ट्रक्चर है, अब जब आप सेपरेशन प्रोवाइड करोगे तो इनफिल वॉल डैमेज नहीं होगी जब अर्थक्वेक आएगा। क्यों? क्योंकि इसको स्पेस मिल जाएगी साइड वे डिफ्लेक्शन के लिए, साइड वे मूवमेंट के लिए यहाँ पे स्पेस मिलेगी फ्रेम को। अगर यहाँ पे आप एज मतलब स्पेस प्रोवाइड ना करते तो जब साइड वे डिफ्लेक्शन होती तो ये वॉल डैमेज हो जाती। ठीक है, इस वॉल पे भी लोड आता। अब क्योंकि आपने यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड कर दी है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड कर दी है, जब इसमें ये डिफ्लेक्शन हो रही है लेटरल लोड की वजह से, जो लेटरल अर्थक्वेक की वजह से, तो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्पेस थी तो इनफिल वॉल डैमेज नहीं होगी। ठीक है, तो गैप प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो जो इनफिल वॉल है इट रिक्वायर्ड सेपरेशन फ्रॉम द फ्रेम। अब सेपरेशन कैसे प्रोवाइड करोगे, बाय गैप्स ऑफ सफिशिएंट विड्थ। एक सफिशिएंट विड्थ का गैप प्रोवाइड करना चाहिए, जो कि एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो डिजाइन करता है वही कैलकुलेट कर सकता है। ठीक, तो स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है बेसिकली जो कैलकुलेट करेगा विड्थ या गैप की विड्थ, वो हमें इनफिल वॉल और इस प्राइमरी स्ट्रक्चर के दरमियान प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, ताकि जो है इनफिल वॉल डैमेज ना हो जब अर्थक्वेक आए। अदरवाइज गैप प्रोवाइड नहीं करोगे, अगर फ्लेक्सिबल सिस्टम है तो फ्लेक्सिबल सिस्टम में क्या होगा, क्योंकि आप मैंने पहले बताया कि जो कन्फाइंड मेसनरी कंस्ट्रक्शन है वो तो अप टू 6 स्टोरी हाइट तक सक्सेसफुल है। अगर बिल्डिंग स्टोरी जो है, बिल्डिंग की जो स्टोरीज हैं वो मोर देन 6 है, तो उस केस में आपको ये फ्रेम स्ट्रक्चर, जैसे कि ये मूवमेंट फ्रेम स्ट्रक्चर है, फ्रेम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा। फ्रेम स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है तो अर्थ लेटरल लोड की वजह से उसमें साइड वे मूवमेंट होगी, डिफ्लेक्शन होगी। जब साइड वे डिफ्लेक्शन होगी तो इनफिल वॉल, क्योंकि बिटवीन कॉलम्स प्रोवाइड की हुई थी आपने, गैप नहीं था उस वक्त, तो क्या होगा, इनफिल वॉल डैमेज हो जाएगी। जब इनफिल वॉल डैमेज होगी तो जो आपका एडजेसेंट फ्रेम है उसको डैमेज करेगा। जब वो डैमेज हो गया तो आपकी रिजल्ट अल्टीमेटली आपका जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन अगर आप गैप प्रोवाइड कर देते हो, सफिशिएंट गैप प्रोवाइड करते हो इसके इनफिल वॉल और फ्रेम प्राइमरी स्ट्रक्चर के दरमियान, तब क्या होगा, जब साइड वे मूवमेंट होगी, जब साइड वे डिफ्लेक्शन जैसे कि यहाँ पे हो रही है, उस केस में ये होगा कि जो इनफिल वॉल है वो डैमेज नहीं होगी जब अर्थक्वेक आएगा। ठीक है, सो सेपरेशन गैप्स प्रोवाइड करने चाहिए एंड दीज गैप्स आर कैलकुलेटेड बाय स्ट्रक्चरल इंजीनियर। ठीक है, जिस तरह ये गैप्स यहाँ पे आपको फिगर में नजर आ रहा है। तो ये पहला नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट था इनफिल वॉल, जो कि नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। और नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट की डेफिनेशन ये है कि नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट वो एलिमेंट होता है कि जब वो कोलैप्स करे तो बिल्डिंग कोलैप्स नहीं करती। लेकिन दो कंपोनेंट ऐसे हैं नॉन स्ट्रक्चरल है जो कोलैप्स करें तो बिल्डिंग पे ग्लोबल डैमेज होता है। वो दो कौन से हैं, इनफिल वॉल और स्टेयरकेस। अब इनफिल वॉल और स्टेयरकेस के अलावा जितने नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट है उनके कोलैप्स करने से बिल्डिंग कोलैप्स नहीं करती, ये चीज याद रखनी है। लेकिन इनफिल वॉल
और स्टेयर केस दो ऐसे नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जिनमें अगर डैमेज होता है, जिनकी उसकी वजह से बिल्डिंग डैमेज करती है, बिल्डिंग कोलैप्स कर सकती है। ठीक है, तो इनफिल वॉल बता दिया। अब सेकंड कंपोनेंट की तरफ चलते हैं जो कि नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, वो है स्टेयर केस। तो स्टेयर केस जो है वो दूसरा ऐसा नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, ठीक है, जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर को डैमेज करता है। ठीक है, तो अब इस केस में ये इनफिल वॉल थी, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या था, ये मूवमेंट फ्रेम प्राइमरी स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो अभी मैंने बात की स्टेयर केस भी ऐसा नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर को डैमेज करता है, लाइक इनफिल वॉल। और स्टेयर केस जो है वो भी बेसिकली टू सम डिग्री, टू सम एक्सटेंट एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर एक्ट करता है नहीं स्ट्रक्चरल मेंबर, है वो नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर, लेकिन वो टू सम डिग्री स्ट्रक्चरल मेंबर बेसिकली वो एक्ट करता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के साथ स्ट्रांगली अटैच होता है। आपकी जो स्टेयर्स हैं वो आपकी जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है उनके साथ स्ट्रांगली अटैच होती हैं। लिया इसको नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट में जाता है, लेकिन टू सम डिग्री ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो ये जिस तरह आपको नजर आ रहा है, ये आपकी सिंगल फ्लाइट स्टेयर है, एक ही फ्लाइट है इसकी स्टेयर की, ये जो ऊपर जा रही है। ठीक है, तो जो इंक्लिनेशन होती है स्टेयर केस की, ठीक है, वो बेसिकली पोटेंशियल क्रिएट करती है टू फंक्शन एज डायगोनल मेंबर। देखो यहाँ पे ये जो आपकी बिल्डिंग है इसमें ये स्टेयर प्रोवाइड की गई है, ये तो उसमें देखो ये एज अ डायगोनल मेंबर एक्ट कर रही है। डायगोनल क्या होता है, ये एक रेक्टेंगल है तो डायगोनल मेंबर ये होता है। तो यहाँ पे फिगर में देखो कि जो स्टेयर केस है वो एक्ट कर रहा है एज अ डायगोनल मेंबर, यहाँ पे वो एक्ट कर रहा है एज अ डायगोनल मेंबर। ठीक है, तो जो इंक्लिनेशन प्रोवाइड करते हो, इंक्लिनेशन मीन्स दिस स्लोप, वो स्टेयर केस की वो पोटेंशियल क्रिएट करती है टू फंक्शन एज अ डायगोनल मेंबर, जैसा कि यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, अब जो ब्रेसिस बेसिकली जो ट्रायंगुलेटेड फ्रेमवर्क बनाती हैं, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के अगेंस्ट बहुत स्टिफ होती हैं एज कंपेयर टू मूवमेंट फ्रेम्स। ठीक है, जो मूवमेंट फ्रेम्स होते हैं, ठीक है, जो अभी पीछे हमने बात की, उसके मुकाबले में जो ब्रेसिस होती हैं जो कि एक ट्रायंगुलेटेड फ्रेमवर्क बना रही हैं, जैसे कि ये स्टेयर केस है, ट्रायंगुलेटेड एक फ्रेमवर्क बना रही है। ठीक है, वो उसकी स्टिफनेस ज्यादा होती है अगेंस्ट किसके, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, यानी जो अर्थक्वेक की वजह से लेटरल लोड है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, उसके अगेंस्ट उसकी स्टिफनेस ज्यादा होती है, वो ज्यादा स्टिफ होती है किसके मुकाबले में, मूवमेंट फ्रेम्स के मुकाबले में। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो स्टेयर फोर्स है वो भी साइज्मिक फोर्सेस को अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, जब अर्थक्वेक आएगा उसकी वजह से लेटरल लोड होगा तो उसका इफेक्ट स्टेयर केस पे होगा, क्योंकि स्टेयर केस उस फोर्सेस को अट्रैक्ट कर रही है। क्यों, क्योंकि उसकी स्टिफनेस अगेंस्ट जो भी ब्रेसिस जो कि ट्रायंगुलेटेड फ्रेमवर्क बना रही हैं, अभी मैंने बात की। ठीक है, दे आर वेरी स्टिफ अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो अब स्टेयर केस अगर अट्रैक्ट करेगी साइज्मिक फोर्सेस को, ठीक है, और वो डैमेज हो जाए, स्टेयर केस ने अट्रैक्ट की फोर्सेस, उसकी वजह से स्टेयर केस डैमेज हो जाए, तो जो बिल्डिंग के अंदर लोग होंगे, जो लेट्स सपोज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, टॉप स्टोरी पे जो लोग हैं या सेकंड लास्ट स्टोरी पे हैं, उनके लिए, जो बिल्डिंग ऑक्यूपेंट्स हैं, उनके लिए एग्जिट करना बिल्डिंग को मुश्किल हो जाएगा। जब वो एग्जिट नहीं कर सकेंगे तो अल्टीमेटली वो बिल्डिंग के अंदर फंस जाएंगे। तो जब वो फंस गए, बिल्डिंग कोलैप्स कर गई कुछ टाइम बाद, तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ लाइफ। तो इसलिए अर्थ स्टेयर केस को भी जो है वो नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट कहा जाता है, लेकिन वो ऐसा नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो कि बिल्डिंग में डैमेज कॉज कर सकता है। अब वो मैंने बताया कि अगर स्टेयर केस ही डैमेज हो गया तो जो बिल्डिंग ऑक्यूपेंट्स हैं वो बिल्डिंग को एग्जिट नहीं कर सकते। एक रास्ता था स्टेयर केस, एलिवेटर लेट्स सपोज खत्म होगी, वो है ही नहीं, या अगर है तो खराब होगी, अर्थक्वेक आया या कोई मसला है, तो स्टेयर केस एक हल बचता है। तो अगर स्टेयर केस डैमेज हो जाए तो बिल्डिंग को एग्जिट करना मुश्किल हो जाएगा ऑक्यूपेंट्स के लिए। ठीक है, तो दैट्स व्हाई जो स्टेयर केस है, इट एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर टू सम एक्सटेंट, बट इट इज अ नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर, ये चीज याद रखनी है। अब हल क्या है कि स्टेयर केस में डैमेज जो है, जो क्योंकि स्टेयर केस साइज्मिक फोर्सेस को अट्रैक्ट करता है, इसका हल क्या है कि जब साइज्मिक फोर्सेस लेटर लोड लगे स्टेयर केस पे, वो कोलैप्स ना करे। तो डैमेज को अवॉइड करने के लिए, स्ट्रक्चर के डैमेज को भी और स्टेयर केस के डैमेज को भी, कि दोनों फेल ना करें, जो रिकमेंडेड सॉल्यूशन है वो ये है कि स्टेयर केस को सेपरेट कर दो। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग अ स्लाइडिंग जॉइंट, ये स्लाइडिंग जॉइंट प्रोवाइड कर दो हर फ्लोर पे।
मतलब यहाँ पे भी स्लाइडिंग जॉइंट प्रोवाइड कर दिया जाए, यहाँ पे भी हर फ्लोर की स्टेयर पे स्लाइडिंग जॉइंट प्रोवाइड कर दिया जाए। अब जो स्लाइडिंग जॉइंट है, ठीक है, वो क्या करेगा, जो इंटर स्टोरी ड्रिफ्ट होगी, ड्रिफ्ट कहते हैं मूवमेंट को, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्सेस एक्सर्ट हुई तो जो स्टेयर है वो स्लाइड करेगी इसके ऊपर। स्टेयर क्या करेगी, ये बॉल बेयरिंग्स प्रोवाइड की, इनको कहते हैं स्लाइडिंग जॉइंट्स या रोलर्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो रोलर्स प्रोवाइड किए गए हैं, ये इनको हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग जॉइंट्स। अब ये जब आपने स्टेयर केस की बॉटम साइड पे प्रोवाइड कर दिए, जब मूवमेंट होगी, इंटर स्टोरी ड्रिफ्ट होगी, ठीक है, अर्थक्वेक की वजह से, तो क्या होगा, स्टेयर जो होगी वो स्लाइड करेंगी इसके ऊपर, ठीक है। जब स्लाइड करेंगी तो साइज्मिक फोर्सेस को अट्रैक्ट नहीं करेंगी, जब साइज्मिक फोर्सेस को अट्रैक्ट नहीं करेंगी तो डैमेज नहीं होगा, ठीक है। तो स्टेयर केस के हर स्टोरी के स्टेयर केस के नीचे सोल्यूशन ये है कि आप स्लाइडिंग जॉइंट्स प्रोवाइड कर दो, जिन पे स्टेयर स्लाइड करे जब अर्थक्वेक आए, लेटरल लोड अप्लाई हो, जब लेटरल लोड अप्लाई होगा तो स्टेयर केस जो है वो स्लाइड करेगा इन बॉल बेयरिंग, इन रोलर्स पे। जब वो स्लाइड करेगा तो साइज्मिक फोर्सेस को अट्रैक्ट नहीं करेगा, जब साइज्मिक फोर्सेस को अट्रैक्ट नहीं करेगा तो डैमेज नहीं होगा, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पे स्लाइडिंग प्लेन बना देते हैं, जैसे कि इस फिगर में शो हुआ है ये, ठीक है। जब अर्थक्वेक आएगा, लेटरल लोड अप्लाई होगा तो क्या करेगी, स्टेयर जो होगी स्लाइड करेगी इसके ऊपर। जब वो स्लाइड करेगी, ये मूवमेंट बहुत कम होती है, ये नहीं कि स्टेयर चल के वो 2 किलोमीटर दूर चली जाएगी, तो जो साइज्मिक फोर्सेस होंगी वो उनको अट्रैक्ट नहीं करेगी, जब वो अट्रैक्ट नहीं करेगी तो स्टेयर डैमेज नहीं होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली दो मेन और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स थे, एक था स्टेयर केस और सेकंड था इनफिल वॉल, जो कि बहुत ज़रूरी है इनका कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये दो ऐसे नॉन स्ट्रक्चर एलिमेंट है जिनका जो डैमेज है वो बिल्डिंग को भी डैमेज कर सकता है। वरना बाकी जो नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, अगर एक पंखा खराब हो जाए, पंखा कोलैप्स कर जाए तो बिल्डिंग डैमेज नहीं होती उससे, ठीक है। विंडो है, इस तरह बॉयलर वगैरह है, इनके डैमेज होने से बिल्डिंग कोलैप्स नहीं करती, लेकिन ये स्टेयर केस और इनफिल वॉल दो ऐसे नॉन स्ट्रक्चर एलिमेंट्स है जिनके डैमेज करने से बिल्डिंग डैमेज हो सकती है। हालांकि नॉन स्ट्रक्चर एलिमेंट की डेफिनेशन है कि जिनके डैमेज होने से बिल्डिंग कोलैप्स ना करे, बट ये दो कंपोनेंट ऐसे हैं टू सम एक्सटेंट वो बिल्डिंग को डैमेज कर सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट है नॉन स्ट्रक्चर एलिमेंट के विद रिस्पेक्ट। अच्छा जी, व्हाट इज रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताऊं कि रेट्रोफिट बेसिकली कहते हैं रेट्रोफिट, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट को कोई नई चीज प्रोवाइड करना जो कि जब वो चीज मैन्युफैक्चर हुई उस वक्त प्रोवाइड नहीं की गई, ठीक है। टू प्रोवाइड समथिंग विद अ कंपोनेंट विच इज नॉट प्रोवाइडिंग ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। जब वो मैन्युफैक्चर हो रही थी चीज, उसमें वो चीज नहीं थी, बाद में उस वो चीज को प्रोवाइड करना। तो रेट्रोफिटिंग जो है, अगर बिल्डिंग के विद रिस्पेक्ट में बात करूं तो रेट्रोफिटिंग होती है मॉडिफिकेशन जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, मतलब एक बिल्डिंग है 20 साल पुरानी, पुराने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनी, उस बिल्डिंग को मॉडिफाई करना, उसको अपग्रेड करना, उसको रिहेबिलिटेट करना, ठीक है। बेसिकली रेट्रोफिटिंग में क्या आता है, रिहेबिलिटेशन आती है, ठीक है, बिल्डिंग की रिहेबिलिटेशन आती है, मॉडिफिकेशन टू एग्जिस्टिंग कमर्शियल बिल्डिंग्स, ठीक है। क्यों मॉडिफिकेशन, ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके हाई विंड्स से, जितने भी हैजर्ड्स हैं, फ्लडिंग हो सकती है, हाई विंड्स हो सकती हैं या अर्थक्वेक हो सकते हैं, ठीक है, जितने भी नेचुरल हैजर्ड्स हैं उनसे प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन जो होती है बिल्डिंग, एग्जिस्टिंग कमर्शियल बिल्डिंग में, ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके हैजर्ड से, हाई विंड से या अर्थक्वेक से, उसको हम कहते हैं रेट्रोफिटिंग, ठीक है। तो रेट्रोफिटिंग जो बेसिकली अर्थक्वेक से रिलेटेड, अगर अर्थक्वेक हैजर्ड से रिलेटेड बात करूं तो रेट्रोफिटिंग इज रिहेबिलिटेशन, ठीक है। याद रखना है कि अर्थक्वेक से रिलेटेड, अर्थक्वेक हैजर्ड से रिलेटेड रेट्रोफिटिंग को हम रिहेबिलिटेशन भी कह सकते हैं, और वैसे रेट्रोफिट जो होता है उसको रिहेबिलिटेशन भी कहते हैं, अपग्रेडिंग भी कहते हैं, इंप्रूवमेंट भी कह सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली रेट्रोफिटिंग क्या है, मॉडिफिकेशन, एक चीज जो पहले मैन्युफैक्चर हुई उसमें वो चीज प्रोवाइड नहीं की गई, बाद में उसमें वो चीज प्रोवाइड कर दी जाए तो उसको हम कहेंगे रेट्रोफिट। और बिल्डिंग से रिलेटेड अगर बात करूं तो रेट्रोफिटिंग क्या है, बिल्डिंग की इंप्रूवमेंट, बिल्डिंग की अपग्रेडिंग, बिल्डिंग की स्ट्रेंथनिंग, बिल्डिंग की रिहेबिलिटेशन। और एक चीज याद रखना है, सिर्फ बिल्डिंग की स्ट्रेंथनिंग रेट्रोफिट नहीं है, कभी कभी हम बिल्डिंग को वीक भी करते हैं, बिल्डिंग की वीकनिंग भी रेट्रोफिटिंग है,
ये एक चीज जहन में रखना है। रेट्रोफिटिंग इंप्रूवमेंट कह सकते हो, सिर्फ स्ट्रेंथनिंग इज नॉट रेट्रोफिटिंग, वीकनिंग इज आल्सो अ रेट्रोफिटिंग। मतलब मॉडिफिकेशन करना बिल्डिंग में, वो मॉडिफिकेशन स्ट्रेंथनिंग की फॉर्म में करो या उसको वीक करके करो। अब कुछ केसेस ऐसे आते हैं जहां पे बिल्डिंग को वीक करना पड़ता है, मतलब कुछ कंपोनेंट्स बिल्डिंग के वीक करने पड़ते हैं ताकि बिल्डिंग की डक्टिलिटी को बढ़ाया जा सके। ठीक है, मतलब बिल्डिंग का जो बेसिकली डक्टिलिटी बढ़ानी है तो कुछ स्ट्रक्चरल मेंबर को हम वीक करते हैं, उसको स्ट्रेंथ देने की बजाय उनको वीक करते हैं। ठीक है, देखो जितनी ज्यादा हैवी मास होगा ना उतनी कम डक्टिलिटी होगी। फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने जिस तरह कन्फाइंड मेजनरी यूनिट में क्या थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी। अब पहले डक्टिलिटी पे भी मैं डिटेल में लेक्चर दे सकता हूँ, दे चुका हूँ पहले कि डक्टिलिटी होती क्या है। तो डक्टिलिटी क्या थी कि एबिलिटी किसी भी मटेरियल की एक लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन को सस्टेन करना, बेयर करना, किसकी वजह से, किसके लोड के अंदर, टेंसाइल लोड के अंदर, अप टू द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, तो डक्टिलिटी क्या था कि जो एबिलिटी होती है मटेरियल की टू सस्टेन अ लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर टेंसाइल लोड अप टू द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर, उसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। तो कभी कभी बिल्डिंग की डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए हमें उसके स्ट्रक्चरल मेंबर्स को वीक करना पड़ता है, रादर देन उनको स्ट्रेंथनिंग की बजाय जो हैवी मास है उसको हम कम करते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम वीक करते हैं। सो रेट्रोफिटिंग इज नॉट जस्ट स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ रेट्रोफिटिंग। तो रेट्रोफिटिंग इज बेसिकली द इंप्रूवमेंट, द अपग्रेडिंग इन बिल्डिंग और द रिहेबिलिटेशन। ठीक है, अगर अर्थ क्वेक से रिलेटेड, हैजर्ड से रिलेटेड मैं बात करूं तो रेट्रोफिटिंग इज रिहेबिलिटेशन। ठीक है, तो रेट्रोफिट जो है वो पर्पस क्या है रेट्रोफिट का, वही बताया कि ताकि जो बिल्डिंग है उसके अगर किसी हैजर्ड्स का मतलब कोई जो हैजर्ड्स आ सकते हैं, कैटास्ट्रॉफी हो सकती है, अर्थक्वेक आ सकता है, हाई विंड्स आ सकती हैं, उससे प्रोटेक्ट करना बिल्डिंग को। ठीक है, अदरवाइज अगर हम रेट्रोफिटिंग ना करेंगे, करें उस बिल्डिंग में, तो जो एक स्वेयर अर्थक्वेक के केस में वो बिल्डिंग कोलैप्स कर सकती है। ठीक है, अब जो आजकल रिसेंट जो बिल्डिंग है वो न्यू स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बन रही हैं। जो पहले बिल्डिंग बन चुकी हैं आज से 40-50 साल पहले, वो इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं बनी जो साइज्मिक स्टैंडर्ड फॉलो किए जा रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से तो ये बिल्डिंग जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती, कोलैप्स कर जाती हैं जब अर्थक्वेक आते हैं बहुत सी बिल्डिंग। तो उनकी रेट्रोफिटिंग की जाती है, उनकी अपग्रेडिंग की जाती है ताकि जो हैजर्ड्स हैं, जो वुलनरेबिलिटी है बिल्डिंग इनहेबिटेंट की, ठीक है, उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात मैंने बताई, रेट्रोफिटिंग में वीकनिंग, हमें कभी कभी स्ट्रक्चरल मेंबर्स को वीक भी करना पड़ता है ताकि उसकी डक्टिलिटी को बढ़ाया जा सके। अब रेट्रोफिटिंग डैमेज बिल्डिंग की भी हो सकती है, अनडैमेज बिल्डिंग की भी हो सकती है। लेट्स सपोज आपका घर है, वो अगर स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं बना हुआ, साइज्मिक स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, आप उसकी भी अपग्रेडिंग कर सकते हो। और एक घर जो अर्थक्वेक की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है, उस घर को आप जब दोबारा बेसिकली रिहेबिलिटेट करते हो तो उसमें भी आप रेट्रोफिटिंग, बेसिकली वही रेट्रोफिटिंग कर सकते हो उसमें, मतलब उसको नए स्टैंडर्ड्स के मुताबिक दोबारा रिहेबिलिटेट कर सकते हो, साइज्मिक स्टैंडर्ड्स के मुताबिक दोबारा अगर अर्थक्वेक आता है। क्योंकि अगर एक घर डिस्ट्रॉय हुआ है उसी मैग्नीट्यूड का अर्थ है, अगर वहीं आप स्टैंडर्ड लगा के दोबारा उस घर को बनाते हो तो फायदा क्या हुआ, दोबारा अर्थक्वेक आएगा, उसने दोबारा गिर जाना है। तो आप क्या करते हो, आप मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के थ्रू, मॉडर्न कोड्स देख के, जो भी रिसेंटली कोड्स जो स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं, आप उसकी रेट्रोफिटिंग करते हो ताकि नेक्स्ट टाइम यही मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आए वो बिल्डिंग सर्वाइव कर सके। तो रेट्रोफिटिंग डैमेज और एज वेल एज अनडैमेज बिल्डिंग दोनों के लिए की जा सकती है। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या है रेट्रोफिटिंग का, एक डिसएडवांटेज है, लेट्स सपोज एक हिस्टोरिक बिल्डिंग है, मैं कहता हूँ ताजमहल है, ताजमहल की रेट्रोफिटिंग करोगे तो जो उसके फीचर्स हैं जिस वजह से ताजमहल सिग्निफिकेंट है, फेमस है, वो तो खराब हो गए, वो तो खत्म हो जाएंगे ना। आप नए तरीके से नए कॉलम बीम डालोगे, जो पुराने जमाने के कॉलम्स हैं, बीम्स हैं, वो ऑलरेडी जो हिस्टोरिक बेसिकली जो सिग्निफिकेंस थी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, कोई भी बादशाही मस्जिद है तो वो जो पुरानी चीजें हैं, कायद रेजिडेंसी है, अगर उसकी रेट्रोफिटिंग करते हो, ये कोई भी ऐसी चीज जो हिस्टोरिक चीज है, उसके जो फीचर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जिनकी वजह से बिल्डिंग फेमस है, उन चीजों को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेट्रोफिटिंग का एक ये डिसएडवांटेज है कि जो हिस्टोरिक और ओल्डर बिल्डिंग होती हैं, जो कि उनको अगर अर्थक्वेक से सरवाइव करने के लिए रेट्रोफिट करना है तो वो उसके जो फीचर्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग सिग्निफिकेंट होती है। ये एक उसकी रेट्रोफिटिंग का जो है वो डिसएडवांटेज है। अब रीजन क्या होती है रेट्रोफिटिंग,
रेट्रोफिटिंग का एक रीज़न ये है कि साइज्मिक परफॉर्मेंस इंप्रूव करना बिल्डिंग की, कि अर्थक्वेक आए तो वो उसको अच्छे तरीके से बेयर कर सके। इसके अलावा रेट्रोफिटिंग रिकमेंड की जाती है जब बिल्डिंग पुअरली परफॉर्म करे। मतलब अब लेट्स सपोज अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग ने उस अर्थक्वेक को, मतलब उस बिल्डिंग की में मोशन बहुत ज़्यादा थी, ग्राउंड शेकिंग बहुत ज़्यादा थी, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, वो बिल्डिंग सही परफॉर्म नहीं किया उसने उस अर्थक्वेक जहाँ भी आया उस वहाँ उस रीजन में जो बिल्डिंग थी। तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट टाइम, इस किसी बड़े बुरे वाक़े से बचने के लिए, कोलैप्स से बचने के लिए हम उसकी बिल्डिंग की रेट्रोफिटिंग कर सकते हैं। थर्ड क्या है, वहीं पुअर परफॉर्मेंस बिल्डिंग की, जिस जो साइज्मिक डेफिशिएंसीज की वजह से कॉज हुई, ठीक है, कोई भी मतलब कि बिल्डिंग है, मैंने बताया था डिटेल में डायाफ्राम क्या होता है, शियर वॉल क्या होती है, तो आप शियर वॉल प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, उस बिल्डिंग की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, जो बिल्डिंग पुअरली परफॉर्म कर रही है, ठीक है। अब फिर वही बातें वही हैं बार बार कि बिल्डिंग की इनसफिशिएंट स्ट्रेंथ हो, स्टिफनेस या डक्टिलिटी हो, तब उसकी रेट्रोफिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक या बहुत से रीज़न हो सकते हैं रेट्रोफिटिंग के जो मैंने बताया। तो बेसिक रीज़न क्या है, कोर रीज़न बिल्डिंग की साइज्मिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, मेन रीज़न है रेट्रोफिटिंग। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं जी रेट्रोफिटिंग के? जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है रेट्रोफिटिंग का, कि रेट्रोफिट करके क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करोगे। जैसे ये सब्जेक्ट पढ़ के अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, कि सब्जेक्ट पढ़ लोगे क्या ऑब्जेक्टिव है, ज़ाहिर बेसिक समझ आ जाएंगी अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की, फेमिलियर हो जाओगे बेसिक नॉलेज से, डिफरेंट अर्थक्वेक रिलेटेड प्रैक्टिसेस से। इसी तरह रेट्रोफिट करके ऑब्जेक्टिव क्या अचीव होंगे, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि लेवल ऑफ सेफ्टी अचीव होगा बिल्डिंग, ठीक है। रेट्रोफिट जब कर लोगे तो एक सेफ्टी लेवल मिल जाएगा आपको बिल्डिंग का, आपका बिल्डिंग, आपकी जो बिल्डिंग है वो साइज्मिक फोर्सेस के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म कर सकेगी, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूजीलैंड की गाइडलाइंस है वो रिकमेंड करती हैं कि जो रेट्रोफिट है वो बिल्डिंग को, मतलब कि एक नई बिल्डिंग बनाई है आपने, एक एरिया में एक नई बिल्डिंग बनी है, वो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक बनी है, साइज्मिक स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसको फॉलो करते हुए बनी है। जो पुरानी बिल्डिंग है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि उसको उस नई बिल्डिंग वाले स्टैंडर्ड के मुताबिक लेके आना, ठीक है। कि पुरानी जो बिल्डिंग आज से 50 साल पहले बनी थी उसकी रेट्रोफिटिंग करने का हमारा मकसद ये है कि जो नए स्टैंडर्ड के मुताबिक उसी एरिया में जो बिल्डिंग बनी है, ठीक है, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक उसी बिल्डिंग को, पुरानी बिल्डिंग को लेके आना, ठीक है। और अगर बिल्डिंग 34%, मतलब एक पुरानी बिल्डिंग है जिसमें जो कोड्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो 34% अप्लाई हुए हैं, ठीक है, 34% स्टैंडर्ड के मुताबिक बनी हुई है, तो उसको इम्प्रूव करके 67% स्टैंडर्ड के मुताबिक लेके आना जो करंट कोड है। ये एक दूसरा मकसद है बिल्डिंग के रेट्रोफिट के ऑब्जेक्टिव्स का, ठीक है। क्या पहला पर्पस क्या था कि बिल्डिंग को एक लेवल ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करना। दूसरा अकॉर्डिंग टू न्यूजीलैंड, ये जो पहला ऑब्जेक्टिव था ये अकॉर्डिंग टू यूएस साइज्मिक कोड था, यूनाइटेड स्टेट का जो साइज्मिक कोड है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक था। जो दूसरा बेसिकली ऑब्जेक्टिव है न्यूजीलैंड का, जो न्यूजीलैंड की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक है कि रेट्रोफिट जो है वो बिल्डिंग को न्यू बिल्डिंग के स्टैंडर्ड के मुताबिक लेके आना किसी ओल्ड बिल्डिंग को, वो एक ऑब्जेक्टिव है। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर बिल्डिंग कोई 34% कोड के स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है, प्रीवियस मतलब जो ओल्ड बिल्डिंग है उसको 67% तक करंट कोड के मुताबिक इम्प्रूव करना, यानी वो 67% करंट जो प्रैक्टिस है उसको फॉलो करे, ठीक है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्वियसली ऑक्यूपेंट्स की सेफ्टी, जो लोग हैं बिल्डिंग में उनकी सेफ्टी, अल्लाह ना करे वो लोग कोई ऐसा कैटेस्ट्रॉफी आ जाए तो वो लोगों की लाइफ का खतरा है, पब्लिक की लाइफ का खतरा है, तो उसको इम्प्रूव करना एक रेट्रोफिट का ऑब्जेक्टिव होता है। टू रिड्यूस, सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये है कि टू रिड्यूस रिस्क लेवल ऑफ डैमेज टू द बिल्डिंग, ठीक है। तो जो बिल्डिंग को जो डैमेज हो सकता है उन साइज्मिक फोर्सेस की वजह से, उस अर्थक्वेक की वजह से या हाई विंड की वजह से या कोई और कैटास्ट्रॉफी की वजह से, उसको उस प्रॉक्सिमिटी में जो बिल्डिंग है उसके रिस्क को कम करना। और थर्ड इसका क्या है, चेंज इन द यूज ऑफ बिल्डिंग टू मीट ऑनर क्राइटेरिया। इसके अलावा लेट्स सपोज आप अपने घर की रेट्रोफिटिंग इसलिए भी करवा सकते हो कि आप क्राइटेरिया चेंज करना चाहते हो, ठीक है, मतलब कोई डिज़ाइन चेंज करवाना चाहते हो, आप ओनर हो ना, आपके क्राइटेरिया के मुताबिक आप, लाजमी नहीं है कि सिर्फ साइज्मिक
फोर्सेस से जो डैमेज है उससे प्रिवेंट करने के लिए रेट्रोफिटिंग की जाए। जो ओनर है उसका भी क्राइटेरिया हो सकता है। यूज ऑफ बिल्डिंग आप चेंज कर सकते हो। बिल्डिंग एक लेट्स सपोज स्कूल पर्पस के लिए पहले बनी थी, उसमें ऑब्वियसली रूम की जो डायरेक्शन जो बेसिकली स्पेसिंग होगी, जो रूम का क्राइटेरिया होगा वो डिफरेंट होगा। अब बिल्डिंग का पर्पस चेंज करना है ओनर ने, अब उस बिल्डिंग को वो स्कूल के बजाय किसी रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करवाना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें रेट्रोफिटिंग उसमें इंप्रूवमेंट लेके आएगा और उसके मुताबिक उस बिल्डिंग को उसको बेसिकली क्या कहते हैं, उस बिल्डिंग को चेंज करेगा। तो ओनर के क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली रेट्रोफिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब रेट्रोफिटिंग की अप्रोचेस कौन कौन सी हैं कि किस तरह आप रेट्रोफिटिंग कर सकते हो। तो अच्छा, इससे पहले ना एक पीछे पॉइंट रह गया। एक चीज होती है पैरापिट वॉल। व्हाट इज पैरापिट वॉल? पैरापिट वॉल बेसिकली एक लो और डॉफ वॉल होती है। लो और डॉफ, ठीक है, वो छोटे कद वाले नहीं होते बोने, उनको कहते हैं डॉर्फ, तो वहां से निकला है लोअर डॉर्फ वॉल। ठीक है, जो कि रूफ या बैल्कनी या टेरेस वगैरह की एज पे प्रोवाइड की जाती है, ताकि लोग, ये छतों पे नहीं प्रोवाइड की जाती, जो एज पे वॉल जो होती है बच्चे गिर ना जाए, साइड पे वॉल प्रोवाइड की जाती है, उसको हम कहते हैं पैरापिट वॉल। कर्टन वॉल में पहले बता चुका हूँ, कर्टन वॉल क्या है, इनफिल वॉल भी बता चुका हूँ, ये है पैरापिट वॉल। ठीक है, इट इज अ लो और डॉर्फ वॉल विच इज प्रोवाइडेड अलोंग द एज ऑफ रूफ या एज ऑफ बैल्कनी, एज ऑफ टेरेस, टू प्रिवेंट पीपल फॉलिंग। ठीक है, उसको हम कहते हैं पैरापिट वॉल। एंशियंट टाइम्स में ये वॉल प्रोवाइड की जाती थी ताकि जो डिफेंड कर किया जा सके बिल्डिंग को एनिमी अटैक से। ठीक है, तो हिस्टोरिक टाइम में जो पैरापिट वॉल है वो बेसिकली इट इज यूज्ड टू डिफेंड द बिल्डिंग्स फ्रॉम मिलिट्री अटैक्स। अब बात करते हैं जी रेट्रोफिट अप्रोचेस की। रेट्रोफिट जो अप्रोचेस हैं वो कौन कौन से हैं, इसको मिटा देते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले है जी टू इम्प्रूव साइज्मिक परफॉर्मेंस। अब साइज्मिक परफॉर्मेंस, पहला साइज्मिक परफॉर्मेंस किसी बिल्डिंग की इंप्रूव करनी है तो वो कैसे इंप्रूव कर सकते हो, क्या अप्रोच यूज करोगे। तो जो साइज्मिक परफॉर्मेंस है किसी भी बिल्डिंग की, वो आप बजाय इसके कि पूरे स्ट्रक्चर को जो है वो आप रेट्रोफिट करो, इम्प्रूव करो, आप किसी एक या दो मेंबर्स को स्ट्रेंथन करके भी कर सकते हो इम्प्रूव। ठीक है, वो डिपेंड करता है सिनेरियो पे। ठीक है, तो परफॉर्मेंस किसी भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग की है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो किसी एक या दो स्ट्रक्चरल मेंबर्स को इम्प्रूव करके। ठीक है, बजाय इसके कि आप जो है वो न्यू स्ट्रक्चरल सिस्टम प्रोवाइड करो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एक दो बीम्स से अगर बात बन जाती है उनको रेनोवेट करके या शेयर वॉल प्रोवाइड करके बात बन जाती है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक जो है उसको उसकी साइजिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो रादर देन कि आप पूरे स्ट्रक्चरल सिस्टम को जो है वो इंसर्ट करो। ठीक है, ठीक है, तो रीन्यूअल की बजाय आप क्या करते हो, आप उसमें जो है वो वन और टू इंडिविजुअल मेंबर्स की रीन्यूअल करते हो, जो कि, और कौन से मेंबर्स की रिन्यूअल करोगे, ऑब्वियसली जो बेसिकली सही परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, डेफिशिएंट होंगे, ठीक है, स्ट्रक्चरली। ठीक है, उनको आप अपग्रेड करके साइज्मिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। तो मतलब ये कि पहली अप्रोच ये है कि पूरे स्ट्रक्चरल सिस्टम को आप इंसर्ट करने के बजाय क्या करते हो, आप एक या दो इंडिविजुअल मेंबर्स को इम्प्रूव करते हो, उनकी रेट्रोफिटिंग करते हो, इनकी स्ट्रेंथनिंग करते हो। तो ओवरऑल रीन्यूअल नहीं होता इसमें। ठीक है, तो सिर्फ जो मेंबर जो डेफिशिएंट है, लाइक कोई कॉलम है, वो एक कॉलम है, वो अगर क्या नाम है स्ट्रक्चरली साउंड नहीं है तो उस कॉलम को इम्प्रूव कर सकते हो। या अगर शेयर वॉल की जरूरत पड़ गई है तो आप एक शेयर वॉल प्रोवाइड कर सकते हो, बाकी बिल्डिंग सेम रहेगी। तो मतलब ये कि इंडिविजुअली एक या दो स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करके साइज्मिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव की जा सकती है। सेकेंड जो अप्रोच है वो ये है कि न्यू स्ट्रक्चरल सिस्टम प्रोवाइड करो। मतलब कि आपकी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है ओवरऑल वो इनएडिक्वेट है, वो एडिक्वेटली परफॉर्म ही नहीं कर रहा, तो आप क्या करते हो,
तो आप जो है वो वर्टिकल स्ट्रक्चरल सिस्टम इंसर्ट कर देते हो, एक या दो या जितने भी बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट पे। तो जो न्यू सिस्टम आप इंसर्ट करते हो वो बेसिकली स्टिफ होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम अगर अर्थक्वेक आए वो उसको रेजिस्ट कर सके, वरना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा होगा। ठीक है। तो सेकंड ये है कि पूरा न्यू स्ट्रक्चरल सिस्टम आप उसको प्रोवाइड कर दो। पहला क्या था कि एक या दो इंडिविजुअली जो है आप मेंबर्स को स्ट्रेंथन कर दो। थर्ड है वेट रिडक्शन। थर्ड अप्रोच ये है कि आप, मैंने बताया था कि अक्सर आपको ना वीकनिंग भी करनी पड़ती है स्ट्रेंथनिंग की बजाय। अब वेट रिडक्शन क्या है, वीकनिंग ही है ना, कि आर्किटेक्चर और इंजीनियर जो है बेसिकली वो हमेशा उनकी यही ट्राई होती है कि बिल्डिंग का वेट कम से कम हो। क्योंकि याद रखना, द लेस द वेट ऑफ द बिल्डिंग द लेसर द साइज्मिक फोर्सेस। जितना कम वेट होगा बिल्डिंग का उतनी कम जो है वो साइज्मिक फोर्सेस हो। ठीक है। तो द लेसर द वेट द लेसर द साइज्मिक फोर्सेस। तो बिल्डिंग का वेट कम होने से साइज्मिक फोर्सेस भी क्या होंगी, कम होंगी, उसको उसकी अट्रैक्शन जो होगी वो कम होगी। ठीक है। तो आप वेट कैसे रिड्यूस कर सकते हो बिल्डिंग का, हैवी एलिमेंट्स जो हैं उनको बेसिकली उनको रिमूव कर दो। पैरापिट है उसको रिमूव कर दो, सिमिलरली चिमनीज है अगर उसको रिमूव कर दो, पार्टीशनिंग हुई हुई है मेजनरी वो रिमूव कर दो। ठीक है। तो ये भी एक बेसिकली वेट रिडक्शन की वजह से भी आप जो है वो साइज्मिक फोर्सेस को कम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सिनेरियो पे, लेकिन ये याद रहे कि वेट रिड्यूस करते हुए जो आर्किटेक्चरल क्वालिटीज होती हैं उनको सेक्रीफाइस नहीं करना। ठीक है। तो जो है जो डिजायरेबल आर्किटेक्चरल क्वालिटीज है उनको देखते हुए आपने जो है ना वेट रिड्यूस करना है बिल्डिंग का, क्योंकि द लेसर द वेट ऑफ द बिल्डिंग द लेसर द साइज्मिक फोर्सेस। अच्छा, फोर्थ है जी एडजेसेंट बिल्डिंग्स। फोर्थ जो अप्रोच है, अब होना ये चाहिए कि दो बिल्डिंग जो आपस में बनी हुई है, यहाँ पे घर बिल्कुल जुड़े जुड़े होते हैं ना, एक घर है दूसरा साथ ही शुरू हो गया, एक घर डैमेज हो तो दूसरा भी साथ ही डैमेज हो जाए। दो बिल्डिंग्स के दरमियान एक गैप प्रोवाइड करना चाहिए सफिशिएंट विड्थ का। ठीक है। एक गैप होना चाहिए दो एडजेसेंट बिल्डिंग के दरमियान, जो न्यू कंस्ट्रक्शन है और एक जो पुरानी कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी है, ऑब्वियसली एक घर बना होगा दूसरा जो बना है, उनके दरमियान और मतलब जो बाउंड्री लाइन है, ठीक है, न्यू कंस्ट्रक्शन और बाउंड्री लाइन के दरमियान क्या होना चाहिए, एक गैप होना चाहिए एग्जिस्टिंग बिल्डिंग की। ठीक है। अब आजकल ये होता है कि गैप प्रोवाइड तो किया जाता है, लेकिन सीन ये है कि गैप प्रोवाइड बहुत कम होता है, मतलब वो उस पर्पस को पूरा नहीं कर रहा होता। गैप बहुत कम प्रोवाइड किए जाते हैं, अगर आप कहीं गैप भी देखो ना तो बहुत माइन्यूट से गैप प्रोवाइड किया जाता है दो बिल्डिंग के दरमियान, एक एग्जिस्टिंग और न्यू कंस्ट्रक्शन के दरमियान। ठीक है। अब ये तो हमारे लिए बड़ा इम्पॉसिबल सी बात है कि एक दो बिल्डिंग्स बन चुकी हैं उनके दरमियान गैप प्रोवाइड किया जाए, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। ऑलरेडी ये हो सकता है कि एक बिल्डिंग बनी है, जब दूसरी बने तो उसके दरमियान गैप प्रोवाइड किया जाए, लेकिन अब रेट्रोफिटिंग कैसे की जाए एडजेस्टेंट बिल्डिंग की, कि एक बिल्डिंग और दूसरी बिल्डिंग में गैप कैसे प्रोवाइड की जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इम्प्रैक्टिकल बेसिकली ये बात है कि एग्जिस्टिंग जो गैप है उसको वाइड किया जाए, या गैप अगर प्रोवाइड भी किया गया है वो इतना कम है उसको हमने वाइडर करना है, या गैप है ही नहीं गैप प्रोवाइड करना है, तो ये एक इम्पॉसिबल सी बात है, इम्प्रैक्टिकल है। ठीक है। सो बेसिकली तो यहाँ पे एक फिनोमेना आता है पाउंडिंग। बेसिकली जो पाउंडिंग फिनोमेना क्या होता है वो बात करता हूँ, इस वर्ड से मुझे याद आ गया पाउंडिंग। तो ये जो गैप है ना बिल्डिंग के दरमियान, ठीक है, इसको अब प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो अब डिजाइनर जो है ना इसके लिए क्या कर सकता है, डिजाइनर एक अल्टरनेट फोर्स पाथ प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है। अल्टरनेट फोर्स पाथ कैसे प्रोवाइड कर सकता है, कोई सप्लीमेंट्री कॉलम बेसिकली प्रोवाइड कर सकता है विच इज लोकेटेड अवे फ्रॉम पोटेंशियल डैमेज। ठीक है। तो इसका हल यही है कि गैप तो प्रोवाइड हो नहीं सकता सफिशिएंट गैप, तो डिजाइनर क्या कर सकता है कि अल्टरनेट फोर्स पाथ प्रोवाइड कर सकता है, सप्लीमेंट्री कॉलम एडिशनल कॉलम्स प्रोवाइड कर सकता है जो कि पोटेंशियल डैमेज जोन से अवे होते हैं। ठीक है। ताकि जब दो बिल्डिंग्स अर्थक्वेक आए और दो बिल्डिंग आपस में स्ट्राइक करें, दो बिल्डिंग आपस में हिट करें एक दूसरे को, ठीक है, जो ग्रेविटी लोड है वो सेफली सपोर्ट हो सके। ठीक है। द ग्रेविटी लोड कंटिन्यू टू बी सेफली सपोर्टेड इन केस ऑफ पाउंडिंग। पाउंडिंग क्या होता है, जो दो बिल्डिंग आपस में कोलैप्स करती हैं उसे हम पाउंडिंग कहते हैं।
अब पाउंडिंग क्या रिड्यूस करती है, बेसिकली बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल स्टिफनिंग जो है उसको रिड्यूस करती है। इसके अलावा जो बिल्डिंग के जो बेसिकली कॉलम और वॉल है उसके पैरामीटर में उसको डैमेज करती है। ठीक है, अगर दोनों फ्लोर जो स्लैब है वो अलाइन नहीं है, मतलब एक बिल्डिंग ऑब्वियसली दोनों बिल्डिंग सेम स्टैंडर्ड के मुताबिक तो बनती नहीं है, सेम मैच होता नहीं है बिल्डिंग का। एक बिल्डिंग ये, दूसरी बिल्डिंग ये, अर्थक्वेक की वजह से जब दोनों बिल्डिंग आपस में स्ट्राइक करेंगी, इसकी स्लैब यहाँ पे थी, जब ये इधर स्ट्राइक करेगी मे भी इस बिल्डिंग का इस जगह पे कॉलम हो, तो जब उसके साथ कॉलम के साथ स्ट्राइक करेगी तो उस बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग का कॉलम क्या है वो कोलैप्स कर जाएगा और वो पूरी बिल्डिंग फेल कर देगी। बीम कॉलम कोलैप्स कर गया। ठीक है, ऐसे तो नहीं होता ना कि एक बिल्डिंग प्रोवाइड की, एक बिल्डिंग या दूसरी बिल्डिंग या दोनों सेम लेवल पे उनकी स्लैब लेवल सेम हो, टॉप लेवल सेम हो, बॉटम लेवल सेम हो। ऐसा तो नहीं होता है कोई घर की हाइट बड़ी है किसी की छोटी है, मैश के लिहाज से मटेरियल के लिहाज से डिफरेंट होती हैं प्रॉपर्टीज। तो जो स्लैब्स हैं वो एडजेसेंट बिल्डिंग की वो अलाइन नहीं होती, तो एक स्लैब जब पाउंडिंग मतलब जो बिल्डिंग दो आपस में स्ट्राइक करेंगे, जब दोनों बिल्डिंग की आपस में स्ट्राइक हुआ, जो लोअर हाइट बिल्डिंग थी जिसकी हाइट कम थी उसकी स्लैब ने क्या वो कर सकती है, वो दूसरी बिल्डिंग के कॉलम को या किसी और स्ट्रक्चर एलिमेंट को डैमेज कर सकती है, उसकी वजह से दूसरी बिल्डिंग भी कोलैप्स कर सकती है। तो इसीलिए मैंने बताया कि आप गैप तो प्रोवाइड किया नहीं जा सकता, कोई सप्लीमेंट्री कॉलम प्रोवाइड करना चाहिए डिजाइनर को जो कि पोटेंशियल डैमेज जोन से हट के हो, मतलब कि ये बिल्डिंग कोलैप्स करेगी इस जोन में ना हो, ये पोटेंशियल डैमेज जोन है। तो मैंने पीछे बात की ना पोटेंशियल डैमेज जोन से हट के हो, तो ये जो जोन है वो पोटेंशियल डैमेज जोन है, इससे हट के होना चाहिए। ठीक है, ताकि जब पाउंडिंग हो, जब ये दो बिल्डिंग आपस में कोलैप्स करें, पाउंडिंग मतलब कोलैप्स करें दो बिल्डिंग आपस में, तो जो ग्रेविटी लोड है वो सपोर्ट करती रहे बिल्डिंग। ग्रेविटी लोड मीन लोड ड्यू टू ग्रेविटी जो बिल्डिंग सपोर्ट कर रही होती। ठीक है, इस बिल्डिंग का जो ग्रेविटी लोड है, मतलब जो ऊपर से बीम से लोड आ रहा है, कॉलम कॉलम से, इसमें इससे क्या होता है, स्लैब से लोड आया बीम में, बीम से आया कॉलम में, कॉलम से नीचे फुटिंग में। ठीक है, तो अब एक कॉलम भी डिस्ट्रॉय हो जाए, दो कॉलम डिस्ट्रॉय हो जाए, जो ऊपर वाला लोड है अब जाहिर है वो तो इस पे सपोर्टेड था ना, इस कॉलम बीम पे सपोर्टेड था। ठीक है, अब वो क्या होगा, जब वो ही डिस्ट्रॉय हो गया तो वो अब लोड कौन कैरी करेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो डिजाइनर है उसको एक एडिशनल सप्लीमेंट्री कॉलम प्रोवाइड करना चाहिए कि अगर अल्लाह ना करे पाउंडिंग इफेक्ट हो जाए, दो बिल्डिंग आपस में कोलैप्स कर जाए और ये बिल्डिंग इसके कॉलम को डैमेज कर दे यहाँ पे, तो एक सप्लीमेंट्री कॉलम हो कहीं आगे पोटेंशियल अवे फ्रॉम द पोटेंशियल डैमेज जोन, जो कि ग्रेविटी लोड जो ऊपर से उस पर लोड आ रहा है, ग्रेविटी लोड उसको वो कैरी कर सके, सस्टेन कर सके। ठीक है, तो ये काम हम कर सकते हैं क्योंकि गैप तो हम प्रोवाइड कर नहीं सकते इम्प्रैक्टिकल में। ये पाउंडिंग है। ठीक है, पाउंडिंग क्या है, पाउंडिंग बेसिकली जिसमें वो फिनोमेना है जिसमें दो बिल्डिंग स्ट्राइक करती हैं ड्यू टू लेटरल मूवमेंट। ठीक है, ये बिल्डिंग में लेटरल मूवमेंट हुई, इस तरफ मूव की, इस बिल्डिंग में लेटरल मूवमेंट हुई, इस तरफ मूव की। जब लेटरल मूवमेंट होती है बिल्डिंग में, जो कि किस वजह से होती है, लेटरल फोर्सेस की वजह से। अब लेटरल फोर्सेस किस वजह से आएंगी, या तो हाई विंड्स या फिर अर्थक्वेक। तो हम क्योंकि अर्थक्वेक इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, हमारा यहाँ पे ताल्लुक है अर्थक्वेक, तो जो साइज्मिक फोर्सेज होती हैं वो लेटरल फोर्सेज होती हैं। ठीक है, जब दो बिल्डिंग स्ट्राइक करती हैं वो किस वजह से स्ट्राइक करती हैं, लेटरल मूवमेंट की वजह से स्ट्राइक करती हैं, जो कि लेटरल फोर्सेज कॉज करती हैं। ठीक है, उसकी वजह से जो फिनोमेना होता है, जो स्ट्राइकिंग फिनोमेना, इसको हम कहते हैं पाउंडिंग। ठीक है, तो पाउंडिंग क्या है, पाउंडिंग इज द कोलिजन ऑफ एडजेसेंट बिल्डिंग ड्यूरिंग अर्थक्वेक। सिंपल सी डेफिनेशन है, द कोलिजन ऑफ एडजेसेंट बिल्डिंग ड्यूरिंग अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक जो होता है ड्यूरिंग अर्थक्वेक, जो स्ट्रक्चर का मैस होता है और जो रिजिडिटी होती है वो बहुत अफेक्ट करता है इस बिल्डिंग के बिहेवियर को। इसका मैस और रिजिडिटी अलग है, इस बिल्डिंग की मैस और रिजिडिटी अलग है। ठीक है, अर्थक्वेक में जो दो चीजें डिपेंडेंट है बिल्डिंग पे, वो है उसका मैस और उसकी रिजिडिटी, उसके बिहेवियर पे कि बिल्डिंग कैसा बिहेव करेगी। बिल्डिंग में जो लेटरल मूवमेंट होगी वो कितनी होगी, कैसी होगी, वो किस पे डिपेंड करती है, वो स्ट्रक्चर के मैस पे डिपेंड करती है और इसकी रिजिडिटी पे डिपेंड करती है कि कितना रिजिड है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो और ये बड़ा इम्पॉसिबल है कि दोनों बिल्डिंग को सेम मैस और सेम रिजिडिटी के साथ जो है ना बनाया जाए। ऐसे होता नहीं है कि जो दो बिल्डिंग्स हैं जो कंस्ट्रक्ट हुई हैं वो सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स की हों, उनका मैस भी सेम हो, उनकी रिजिडिटी भी सेम हो। ठीक है,
तो जब वाइब्रेशन ऑब्वियसली, जब उनकी मास भी डिफरेंट है बिल्डिंग्स की, जब उनकी रिजिडिटी भी डिफरेंट है, तो जब वाइब्रेशन होगी इन दोनों बिल्डिंग्स में लेटरल लोड की वजह से, वो भी डिफरेंट होगी। उनका पीरियड ऑफ वाइब्रेशन भी डिफरेंट होगा, ठीक है। पीरियड ऑफ वाइब्रेशन भी इन दोनों बिल्डिंग्स का डिफरेंट होगा, क्योंकि पीरियड इनका मास डिफरेंट है, इनकी रिजिडिटी डिफरेंट, ठीक है। तो दैट्स वाई क्या करेंगे, बिल्डिंग एक दूसरे से केम इन कांटेक्ट विद ईच अदर ड्यू टू लेटरल मूवमेंट। जब कांटेक्ट में आएंगी तो जो कोलिजन होगा उसको हम कहेंगे पाउंडिंग। सो दैट्स फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप कि सबको समझ आ गई होगी। अगर कोई फिर भी किसी किस्म का इशू हो, फील फ्री टू आस्क।